नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या भारत में जो किल्लत पैदा हुई, चाहे वो गैस की हो या फिर पेट्रोल को लेकर जैसा माहौल बनाया गया, क्या वो भविष्य में हकीकत बन सकता है? क्या वाकई में ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग लंबी खिंच सकती है? और क्या स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज में जो फ्लोटिंग माइंस बिछाने की बात सामने आ रही है, क्या उसकी वजह से भारतीय जहाजों को भी वहां से निकलना असंभव हो रहा है? इससे क्या सच में भारत में गैस की भारी किल्लत होगी? सवाल इसके बीच यह भी है कि क्या ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है और ईरान ने भी जंग के अंत तक हथियार ना डालने की कसम खा ली है? आज आपको बताने वाले कि भारत में गैस की सप्लाई की हकीकत क्या है, अमेरिका इस जंग में क्या चाहता है और ईरान की वो 3 शर्तें कौन सी हैं जिनको अगर अमेरिका मान ले तो जंग खत्म हो सकती है। साथ ही क्या हॉर्मुज में भारत को हरी झंडी मिलने से अमेरिका बोखला गया और ये क्या वाकई में एक बार फिर से टैरिफ खेलने वाला है? सवाल यह भी कि जो हॉर्मुज के अंदर भारतीय जहाजों को हरी झंडी मिली है, क्या यह भारत की असली कूटनीतिक जीत है? इसके साथ ही आज आपको बताने वाले हैं हॉर्मुज में भारत के जहाजों की स्थिति क्या बनी हुई। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। अच्छी खबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हर जगह पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई भारत के भी पोत जो हैं, या यूं कहें कि भारत के जो जहाज जो क्रूड ऑयल और गैस लेकर हॉर्मुज के रास्ते से निकलते थे वो निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं उस रास्ते से होते हुए पहला पोत मुंबई पहुंच चुका है। ईरान, अमेरिका और इजराइल से जुड़े संघर्ष के बाद भारत को हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए अपना पहला कच्चा तेल शिपमेंट मिला है। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर एक शेनलोंग स्वेजमैक्स तेल टैंकर मुंबई बंदरगाह पहुंच चुका है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से रणनीतिक जलमार्ग से सुरक्षित रूप से गुजरने वाला पहला भारत जाने वाला पोत बन गया है। टैंकर लाइबेरिया के अंदर यह पंजीकृत है और इसका कप्तान एक भारतीय है। इसने 1 मार्च को रास तनूरा तेल टर्मिनल से कच्चा तेल लोड किया। 2 दिन बाद अपनी यात्रा शुरू की। समुद्री ट्रैकिंग फर्मों लॉर्ड्स लिस्ट इंटेलिजेंस और ट्रैकर्स ने बताया कि 8 मार्च को हॉर्मुज जलडमरू के अंदर यह पोत था। जलडमरू मध्य में प्रवेश करने के बाद टैंकर कुछ समय के लिए अंधेरे में चला गया था। इसका मतलब होता है कि उसने अपनी स्वचालित पहचान प्रणाली और ट्रैकिंग ट्रांसपोर्टर बंद कर दिए थे। जहाज खतरनाक क्षेत्रों से गुजरते समय पता लगाने से बचने के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं। खतरनाक जहाजों को पार करने के बाद पोत 9 मार्च को ट्रैकिंग सिस्टम पर फिर से दिखाई दिया। टैंकर बुधवार को दोपहर 1 बजे मुंबई पहुंचा और शाम 6:06 पर बर्थ पर उसको लगा भी दिया गया। यानी जो कह रहे हैं कि हॉर्मुज से हमारे जहाज आ नहीं पा रहे, न सिर्फ आ पा रहे हैं बल्कि एक जहाज मुंबई पोर्ट पहुंच भी चुका है। भारत के जहाज आराम से हॉर्मुज से निकल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच भारत की बड़ी राजनीतिक जीत इसको कह सकते हैं। ईरान ने भारत की झंडे वाले टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। बाकायदा विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष अब्बास अगाची के बीच बातचीत के बाद ऐसा संभव हुआ। इस बीच कम से कम 2 भारतीय टैंकर्स, एमटी पुष्प ऑयल टैंकर और एमटी परिमल ऑयल टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं, जबकि अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाजों को अभी भी ईरान के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब कोई आपको ये कहे कि भाई हमारे जहाज नहीं आ पा रहे हैं, उनको बताइएगा न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि उनके नाम भी ये हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज में ईरान की अनुमति जरूरी है और वो भारत को मिली है। भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल गई है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि हर जहाज को पहले उसकी अनुमति लेनी होगी। IRGC के नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल अलीरेजा तंसीरी ने कहा कि जो जहाज चेतावनी को नजरअंदाज करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर जहाज बिना अनुमति के गुजरने की कोशिश करेंगे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बुधवार को 2 जहाज एक्सप्रेस रोम और मयूरी नारी ने चेतावनी के बावजूद स्ट्रेच पार करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया। तेहरान का कहना है कि वो केवल उन जहाजों को रोक रहे हैं जो अमेरिका, यूरोप या इजराइल के हितों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हॉर्मुज में भारत को पूरे तरीके से हरी झंडी है। एक जहाज का हम जिक्र कर चुके हैं जो मुंबई पोर्ट पर लग चुका है, और 2 जहाज वो हैं जो ऑन द वे हैं, हॉर्मुज जल डमरू मध्य से आगे निकल चुके हैं, उनको परमिशन दी गई है। ये जहाज कौन कौन से हैं जरा देखिए। इनमें से एक जहाज है स्वर्ण पुष्प ऑयल टैंकर, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है एमटी पीरामल ऑयल टैंकर। ये 2 जहाज हैं जो वहां से क्रूड ऑयल को लेकर निकल चुके हैं, और ये हॉर्मुज के जरिए ही निकले हैं। जरा अब इनकी खूबियां समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत छोटे टैंकर हैं, इनकी अच्छी खासी कैपेसिटी है। अगर सबसे पहले स्वर्ण पुष्प ऑयल टैंकर की खासियत की बात करें तो ये भारत में पंजीकृत है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देता है। इसकी डेड वेट क्षमता लगभग 47,790 से 47,795 मीट्रिक टन है। यह एक ऑयल प्रोडक्टर टैंकर के रूप में वर्गीकृत है, और यह 2010 में निर्मित एक आधुनिक पोत है। इसकी लंबाई लगभग 184 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर के आसपास है। यह आमतौर पर भारत के तटों पर परिचालन करता है, और इसे हॉर्मुज से हरी झंडी दी गई है कि आप क्रूड ऑयल को लेकर भारत जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। जबकि दूसरा एमटी पीरामल ऑयल टैंकर, उसको भी हॉर्मुज से हरी झंडी मिली है, वो भी ऑन द वे है, वो भी कभी भी भारतीय तट पर पहुंच सकता है। यह टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से तेल परिवहन के लिए चर्चित है, विशेषकर भारत के लिए। इस जहाज की लंबाई 127 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, जो इसे छोटे से मध्यम आकार का टैंकर बनाती है। यह एक ऑयल केमिकल टैंकर है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के तेल और रासायनिक उत्पादों के परिवहन के लिए किया जा सकता है। 2005 में इसको निर्मित किया, और यह 20 से ज्यादा सालों का अनुभव रखने वाला एक पुराना लेकिन विश्वसनीय टैंकर है, और इसे भी हरी झंडी दी गई है कि आप जाइए और भारत के अंदर सप्लाई कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब वहां से हरी झंडी के साथ निकल गए हैं। हमने आपको बताया था, ईरान ये कह रहा है कि भारत के किसी भी जहाज को नहीं रोका जाएगा, लेकिन हर जहाज को परमिशन लेनी होगी, और वहां एक तरीके का जाम लग गया है। जैसे आप ट्रैफिक जाम देखते हैं, ऐसे ही वहां पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बीच में ना जाने कितने देशों की शिपमेंट फंसी हुई है। उनके बीच में भारत के भी कुछ फंसे हुए हैं। क्लियरेंस के साथ वो वापस भारत आएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक इस समय 28 भारतीय झंडे वाले जहाज पर्शियन गल्फ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनमें से 24 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में है, जिन पर 677 भारतीय नाविक हैं। 4 जहाज स्ट्रेट के पूर्व में है, जिन पर 101 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद हैं। भारत सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। मंत्रालय और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया है, जो क्षेत्र में मौजूद भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं, और वो लगातार कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि किसी और जहाज के चक्कर में भारतीय जहाज शिकार हो जाए। और इसीलिए ये जंग में भारत की उपलब्धियां हैं, भारत की कूटनीतिक सफलता है। हम एक एक करके जरा आपको समझाते हैं कि भारत सरकार ने किस तरीके से इस संकट के दौर में बेहतरीन काम करते हुए, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करते हुए जंग के इंपैक्ट को लगभग भारत में मिनिमाइज किया है। सबसे पहले कूटनीतिक सफलता, ईरान ने भारत के तेल शिपमेंट को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी है, जो भारत की जंग के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत है। दूसरी है सेना और सुरक्षा अलर्ट। तनावपूर्ण माहौल में भारत ने अपनी नौसेना को सक्रिय कर दिया है, ताकि समुद्री व्यापार की रक्षा की जा सके, किसी अनहोनी को घटने से पहले ही रोका जा सके। तीसरा है ऊर्जा पर प्रभाव। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यवधान के कारण एलपीजी आपूर्ति थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन भारत ने अपनी रिफाइनरी को 100% कैपेसिटी के साथ संचालित करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नागरिकों की सुरक्षा,
ईरान में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है और इसके अलावा जो समुद्र में फंसे हुए नाविक हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए सरकार 24/7 काम कर रही है। इसके अलावा संतुलित रुख भारतीय क्षेत्र में संघर्ष के बीच अपनी तटस्थता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में कामयाब रहा और इसीलिए इजराइल भी भारत का सम्मान करता है, ईरान भी भारत का सम्मान करता है और अमेरिका भी भारत की बात को सुनता है। लेकिन क्या अमेरिका ईरान की बात को सुनेगा? क्योंकि बाकायदा ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए 3 शर्तों को रखा है। ये 3 शर्तें क्या हैं जो पोजीशन ने रखी हैं सामने, जरा इन पर गौर फरमाइए। क्या वाकई में अमेरिका इनको स्वीकार करेगा? इनमें जो पहली है वो है ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता देना अमेरिका की तरफ से। दूसरा, युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना अमेरिका की तरफ से। तीसरा, भविष्य में हमलों के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना, यह भी अमेरिका की तरफ से। ईरान यह कह रहा है कि उसके ऊपर जो प्रतिबंध है उनको हटा दीजिए, जो बर्बादी की है अमेरिका ने उसका मुआवजा दे दीजिए और भविष्य में अगर कोई और हमला करे तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दे दीजिए। अगर ये तीनों काम आप कर देते हैं तो हम युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या वाकई में राष्ट्रपति पजेशियन जो कह रहे हैं, क्या उसको खमेनोई के जूनियर खमेनोई मानेंगे? क्योंकि जूनियर खमेनोई ने अपने पिता को खोया है और वो कह रहे हैं कि जब तक कतरा भी जिस्म के अंदर है वो हार नहीं मानेंगे। तो जरा राष्ट्रपति पजेशियन ने जो ईरान की शर्तें रखी हैं उनको डिकोड कर देते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशियन ने अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को रोकने पर पहली बार बात की। पजेशियन ने कहा कि तेहरान शांति के लिए प्रतिबद्ध है। यह लड़ाई यहूदी शासन और अमेरिका की वजह से शुरू हुई और यह तभी खत्म हो सकती है जब ईरान के अधिकारों को मान्यता दी जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पजेशियन ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए मैंने इस इलाके में शांति के लिए ईरान की वादे को फिर से पुष्ट किया है। जायोनी शासन और अमेरिका की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को पहचानना, हर्जाना देना और भविष्य में हमलों के खिलाफ इंटरनेशनल गारंटी होनी चाहिए। लेकिन क्या ईरान इन सब के बीच में, क्योंकि ईरान में 2 चीजें, एक वहां की ईरानी सेना जिसको खमेनोई लीड करते थे और अब उनके मुज्तबा खमेनोई जो उनके बेटे हैं वो लीड करें, और दूसरी तरफ वहां की सरकार है। अमूमन माना जाता है कि वहां जो खमेनोई सुप्रीम लीडर के तौर पर थे और उनके अंडर जो वहां की सेना आती है वो ही वहां फैसले लेती है। तो क्या ईरान जंग को जारी रख सकता है? मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनाव के बीच ईरान को कुछ समय तक युद्ध को जारी रखने में दिक्कत नहीं होगी। इसके पीछे कारण भी खास है। अमेरिका विरोधी रवैया क्रांति के मुख्य सिद्धांत के तौर पर युद्ध में सरकार को विचारधारा के हिसाब से और मजबूत करेगा। इससे 1979 से चले आ रहे अमेरिका की मौत के नारे में फिर से बढ़ावा मिल सकता है। अमेरिका और इजराइल से लड़ने वाला युद्ध काल का अयातुल्ला जो कि सुप्रीम लीडर है अपना बेस और स्थिति को और मजबूत करेगा। अली खमेनोई की हत्या के बाद सुप्रीम लीडर बने मोसबा के लिए इसका इस्तेमाल सभी गुटों से समर्थन जुटाने के लिए जरूरी है जो ईरानी राजनीति को मजबूत करते हैं। IRGC के लिए पिछले कुछ साल बहुत बड़ी नाकामी के रहे हैं, खासकर अयातुल्ला खमेनोई की हत्या। अयातुल्ला की सत्ता के केंद्र के एक हथियारबंद ग्रुप के तौर पर यह उसके अस्तित्व का सवाल है और इसीलिए वो चाहते हैं कि जंग आगे बढ़े, दुनिया देखे कि ईरान अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है। लेकिन क्या इससे पहले ट्रंप इस जंग को खत्म कर देंगे? क्योंकि नए खलीफा को ट्रंप ने धमकी दी और नए खलीफा ने ट्रंप को धमकी दी है। जरा पहले ये देखिए कि नए खलीफा ने ट्रंप को क्या धमकी दी है, क्योंकि यहां से आपको समझ आएगा कि क्या वाकई में शांति की तरफ दोनों देश बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करेगा। अमेरिका को ऐसे सभी सैन्य अड्डों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, मुस्तफा खमेनोई। दरअसल ये बात हो रही है ईरान के आसपास, चाहे वो इराक हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, बहरीन हो या बाकी देश हो जहां अमेरिकी सैन्य बेस है। ईरान ये कह रहे हैं कि उनको बंद कर दीजिए और वहां से आप निकल लीजिए अमेरिका की तरफ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम उन अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करेंगे, क्योंकि वो हमारे अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है।
क्या वाकई में अमेरिका ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा, तो क्या जंग आगे बढ़ने वाली है। सवाल यह भी कि मुस्तफा से ट्रंप बातचीत करे, पजेशियन से करे। ईरान को लेकर यह भी दो धड़े हैं और इसीलिए मुस्तफा ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है, उन्हें ईरान पर किए गए हमलों की भरपाई करनी होगी। हालांकि उन्होंने इन दोनों देशों का नाम नहीं लिया और उन्हें सिर्फ दुश्मन कहा है। मुस्तफा ने कहा कि हम दुश्मन से नुकसान की भरपाई मांगेंगे, अगर हमें यह भरपाई नहीं मिली तो उन्होंने हमारा जितना नुकसान किया है उतना ही हम उनकी संपत्ति को तबाह करेंगे। ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती चाहता है, उसका निशाना सिर्फ उन देशों में मौजूद अमेरिकी सेना अड्डे हैं। हमारे इन 15 पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, हमने सिर्फ वहां मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और हम ऐसा आगे भी करते रहेंगे। मुस्तफा ने इन देशों से अपील किया कि वो हमलावरों के खिलाफ अपना रुख साफ करे और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को जल्द से जल्द बंद कर दे। हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन जो संभावना है वो क्या है, वो ट्रंप के बयान से झलकती है। जरा देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान में निशाना बनाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है, बस थोड़ा बहुत ही बाकी है। जब भी मैं चाहूं यह युद्ध खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका। अब सवाल यह है कि जब भी ट्रंप चाहे युद्ध खत्म हो जाएगा, तो जो अपने आप को नोबेल पुरस्कार के लिए सबसे आगे रख रहे थे, वो शांति दूत के तौर पर इस युद्ध को खत्म क्यों नहीं कर रहे? या यहां इशारा कुछ अलग है? क्या यहां यह युद्ध जब चाहे वो खत्म हो सकता है? इसका मतलब यह है कि वो मुस्तफा को कभी भी अयातुल्ला खमेनेई की तरह मार सकते हैं और ईरान के ऊपर कुछ ऐसे मेजर अटैक कर सकते हैं जिनका जवाब देना ईरान के लिए मुमकिन ना हो। क्या वो उस स्थिति में ईरान को लाना चाहते हैं जहां ईरान गाजा की तरह खंडर हो जाए? और क्या इसके पीछे फिर वही पेट्रो डॉलर इकोनॉमी है? क्योंकि जरा देखिए, ट्रंप ने ही पूरी दुनिया के अंदर क्रूड क्राइसिस पैदा किया है और अब ट्रंप ही कह रहे हैं कि क्रूड क्राइसिस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी अमेरिका उठा रहा है। मिडिल ईस्ट के इस संकट और सप्लाई रुकने के डर से ग्लोबल मार्केट में खलबली मची है और इसे शांत करने के लिए अमेरिका ने अपने सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसे एसपीआर कहते हैं, उससे 17.2 करोड़ बैरल तेल निकालने का फैसला किया है। यह अगले हफ्ते से शुरू होगा ताकि दुनिया भर में तेल की कमी ना हो और कीमतें काबू में रहें। अब इसको दूसरे नजरिए से समझिए। एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला को कंट्रोल में किया है, वो ईरान के भी क्रूड ऑयल पर अपनी नजर रखे हुए हैं और अपने रिजर्व को उस सिचुएशन में वैश्विक तौर पर खोल रहा है जब दुनिया के अंदर क्रूड प्राइसेस हाई हैं। तो क्या संकट पैदा करके अमेरिका पैसा कमाने की रणनीति बना रहा है ताकि अपने एसपीआर को, रिजर्व को वेनेजुएला के जरिए, ईरान के जरिए भरे और दुनिया भर के अंदर तेल बेचकर पैसा कमाए? यकीनन ऐसा ही हो रहा है। और देखिए, दुनिया डर जाए कि भाई अगर हमने यूएई से, सऊदी से, कतर से अगर यहां से क्रूड ऑयल लिया और वो हॉर्मुज के जरिए गया तो फिर हमारे टैंकर्स अटैक होंगे, हमें नुकसान होगा, तो फिर अमेरिका से ही ले लेते हैं। और इसके लिए अमेरिका ने एक और खेल खेला। अमेरिका ने कहा कि हॉर्मुज के लिए हमारी आर्मी काम नहीं करेगी, आपके अगर अटैक हो रहे हैं तो होने दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकर्स को सेना सुरक्षा नहीं देगा। मौजूदा तनाव के बीच अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि उनकी नौसेना अभी टैंकर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की सैन्य ताकत इस समय ईरान की आक्रामक क्षमताओं, उन्हें सपोर्ट करने वाले उद्योगों को निशाना बनाने पर केंद्रित है और इसी वजह से टैंकर्स की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट मिशन अभी शुरू नहीं किया गया। राइट ने कहा कि यह व्यवस्था जल्द शुरू हो सकती है। अमेरिकी नौसेना महीने के अंत तक इस मिशन के लिए तैयार हो सकती है। इस मामले पर रक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा जारी है। लेकिन आप सोचिए, ये वो अमेरिका जिसने ईरान के आसपास की 15 से 17 देशों के अंदर अपने बेस इसलिए क्रिएट किए, अपने सैनिकों को वहां इसलिए रखा ताकि उन देशों की रक्षा कर सके। कमाल की बात है कि ईरान ने उन्हीं बेस को अटैक कर दिया है और अब अमेरिका यह कह रहा है कि हॉर्मुज के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय क्रूज निकलेंगे, जो टैंक्स निकलेंगे, उनको उनकी नौसेना प्रोटेक्ट नहीं करेगी और इसलिए ईरान द्वारा भारतीय जहाजों को रास्ता देना
भारत की यकीनन मजबूत विदेश नीति का प्रमाण है। जहां दुनिया के बड़े बड़े देश इस रास्ते पर जाने से कतरा रहे हैं, वहीं भारत ने बातचीत के जरिए अपने आर्थिक हितों और अपने नागरिकों की जान सुरक्षित कर दी है। हालांकि युद्ध की अनिश्चितता अभी बनी है और इसलिए सरकार पूरी सावधानी बरत रही है, लेकिन हमने जिस तरीके से प्रोग्राम को शुरू किया कि हॉर्मुज में भारत की सिर्फ हरी झंडी नहीं है, बल्कि वहां से हमारे बड़े बड़े जहाज जो क्रूड ऑयल लेकर निकल रहे हैं उनको वहां से हरी झंडी दिया गया है और बाकायदा एक मुंबई के अंदर पोर्ट पर आ चुका है और 2 ऑन द वे है। इसलिए ज्यादा संकट नहीं है, लेकिन संकट अगर है तो उसके समाधान के लिए भारत सरकार काम कर रही है। हम सबको मिलकर उनके साथ खड़ा होना होगा और जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी पालना करनी होगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।